क्या हाल है बेटा, आप सबका ठीक है? तो वेलकम टू दिस क्लास। और आप लोगों की मेहरबानी कि आप लोग आए यार इस क्लास में, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं एंड आई मस्ट एडमिट सपोर्टिव भी हैं। तो इसीलिए विदाउट फर्दर डिले हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल बेटा अगर किसी की अटेंडेंस रहेगी तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। अच्छा, तब तक मैं आप लोगों को थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे दूं रिगार्डिंग क्लासेस, एग्जाम्स, वेकेशंस एटसेट्रा। बेटा अभी फिलहाल कुछ भी क्लियर कट नहीं है और डिफरेंट नोटिफिकेशंस आते हैं डिफरेंट फेजेस में। वही नोटिफिकेशन चेंज भी हो जाते हैं, कोई अगले वीक अगर कोई और बात सामने आ जाए। तो ये सब ना क्योंकि सिचुएशन चेंज हुई जा रही है और इस वजह से सिचुएशन के हिसाब से फिर पॉलिसीज भी हमारी चेंज होती जा रही हैं। तो इसीलिए आप लोग फिलहाल कोई भी चीज़ श्योर नहीं है। आप लोग ये है कि आप लोग अपनी तैयारी रखें और जो पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उसको तो रिवाइज़ करते रहें, उसको आप पक्का करें। और इसके अलावा एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके एग्ज़ाम्स सारे एग्ज़ाम्स हों और अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए, जो मैंने शायद शेयर भी किया और भी टीचर्स ने, उनके लिए जो शेड्यूल बना है उसके मुताबिक फिलहाल ट्रेडिशनल एग्जाम्स की पॉलिसी बन रही है। तो अगर तो ऐसा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके भी फिर शायद ट्रेडिशनल एग्जाम्स ही होंगे, ठीक है? तो लेकिन अगर ऐसा ना भी हो तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए एग्जाम्स के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में क्या हिकमत अमली बनती है, सब कुछ अभी वाज़ेह नहीं है, डिसाइड हो जाएगा। अलबत्ता छुट्टियों के मामले में एक बात वाज़ेह है कि छुट्टियाँ आपकी जी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएँगी इंशाल्लाह ताला। और अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपकी छुट्टियाँ, वो नोटिफ़िकेशन एक आपके साथ शेयर किया गया है, तब तक रहेंगी। तो मुबारक हो आप सबको। मोस्ट प्रोबेबली आज शायद आपकी छुट्टियों से पहले की आखिरी क्लास होगी। अच्छा, जहाँ तक बात है पिछले सेमेस्टर के फाइनल्स अभी आपके रहते थे, तो उसके बारे में पॉलिसी बन रही है। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो भी होंगे। एज़ सून एज़ द क्लासेस रिज़्यूम, आप लोगों के सबसे पहले वो एग्ज़ाम्स होंगे और उसके बाद फिर आपका ये सेमेस्टर कंप्लीट करके अराउंड अक्टूबर में शायद आपके ये वाले फाइनल्स हो जाएँ। तो अभी कुछ फाइनल नहीं है, मैं सिर्फ़ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, एक डिस्क्लेमर मैं दे दूँ, मेरे ओपिनियंस हैं। तो ये डिपेंड करता है उस टाइम की सिचुएशन के ऊपर अगेन। तो होप फॉर द बेस्ट, प्रे फॉर द बेस्ट और इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला कर देंगे, आपको वाज़ेह करते रहेंगे, पॉलिसी जैसे-जैसे वो बनती रहेगी। तो चलें बढ़ते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ। और हमारा टॉपिक जो था, कल तक जो हमने पढ़ा था, तो आपको याद होगा एंट्रीज़ मैंने कंप्लीट की थी। हाँ, क्योंकि कल हमने एब्रप्टली खत्म कर दी थी, एंट्री सेशन खत्म हो गया था हमारा, तो लिहाज़ा कल वाली एंट्रीज़ को मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ करूँगा और कल वाली एंट्रीज़ को जी। जी बेटा, मैं बात कर रहा था कि ये हमने जी पिछली एंट्रीज़ मैं थोड़ी-सी रिवाइज़ कर देता हूँ। एफओएच तक हमने अ, एंट्रीज़ की थी। एफओएच की मैंने आपको एंट्री बताई थी। एफओएच का मैंने ना आपको एप्लाइड और एक्चुअल का भी थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट बताया था। ये तो आपको पता है कि वर्क इन प्रोसेस में जाता है। फिर इसका एक एप्लाइड का और एक्चुअल का भी कॉन्सेप्ट बताया था कि हम क्योंकि साथ-साथ हमने इसको चार्ज करना होता है और एक्चुअल जो एफओएच है वो तो एक टाइम पीरियड के बाद ही अकर होते हैं। तो हम एक रेट के हिसाब से पहले से ही कैलकुलेट करके एफओएच सारे के सारे चार्ज करते थे। बाद में अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाए, तो वो बेटा हम फिर एडजस्ट कर लेते हैं उसके मुताबिक ओवर और अंडर अप्लाइड के साथ। तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ठीक है? अच्छा, अब इनमें से भी एक और छोटी-सी बात जो कल शायद मेरी रह गई हो, एज़ सच तो आपके उसका एग्ज़ाम या एंट्रीज़ के साथ उसका ताल्लुक ना हो, बट एक बात कॉन्सेप्चुअली आप याद रखें कि ये जो एफओएच कंट्रोल अकाउंट की पहली एंट्री है, इसमें आप
डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस देख रहे हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो है वो आपने पे नहीं करना होता, वो ऐसा एफओएच है जो पेएबल नहीं बनेगा बाद में, क्योंकि ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ये मैं डिटेल में थर्ड सेमेस्टर में आपको बता चुका हूँ। एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ये पे नहीं करना होता। अच्छा, इसी तरह जो इंश्योरेंस होती है वो भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स प्रीपेड होती है, वो आप ऑलरेडी दे चुके होते हैं, ये भी आपने पे नहीं करना। ये वैसे ही कॉन्सेप्ट है, ज़हन में रखिएगा, इसका इन एंट्रीज के साथ फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। अभी फिलहाल हमने वाउचर टेबल की भी कोई एंट्री नहीं पढ़ी, तो इसीलिए आप ये बात यहाँ तक ही रखें ज़हन में कि ये पेएबल नहीं होती, ये पे नहीं करनी होती। वैसे ये हम लिखते हैं, चार्ज करते हैं अकाउंट में, लेकिन पैसे की सूरत में इनको हमने पे नहीं करना। चलें जी, ये 3 थी हमारे पास एफओएच की एंट्रीज। फिर मैंने बात की थी कंप्लीशन की, ये ज़रा जल्दी में बता दिया था तो रिपीट कर देता हूँ। बेटा वर्क इन प्रोसेस ही तो नहीं रहना पूरी जिंदगी। अल्टीमेटली द थिंग्स दैट वर इन प्रोसेस हैव टू बी कंप्लीटेड, एंड व्हेन दे आर कंप्लीटेड दे आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। तो हम उसको क्या कहते हैं, फिनिश गुड्स। उसकी एंट्री क्या पास करते हैं कि जितने मालियत के वर्क इन प्रोसेस कन्वर्ट हुए हैं फिनिश गुड्स में, उतनी मालियत से फिनिश गुड्स को डेबिट और वर्क इन प्रोसेस को उतने से कम कर देते हैं, यानी क्रेडिट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1000 यूनिट्स बना लिए और 1000 यूनिट्स की कॉस्ट आपको पड़ी है 50,000 रुपए की, तो एंट्री होगी 50,000 फिनिश गुड्स तो 50,000 वर्क इन प्रोसेस। फिर अब ये गुड्स बना के रखे तो नहीं रखने, अपने आपने अपने पास रखी तो नहीं रखने, इनको आपने बेचना है अल्टीमेटली। तो हुआ क्या कि जो 1000 यूनिट्स आपने बनाए, इनमें से या पिछले भी मिला के कुछ आपने 500 यूनिट्स बेच दिए। अब ये जो 500 यूनिट्स बेचे, इनसे रिलेटेड 2 अमाउंट्स हैं। ये बात गौर से सुने जी, इनसे रिलेटेड 2 अमाउंट्स हैं। एक वो अमाउंट है जिस पे ये बने, ठीक है, जो हमें पड़ी थी, जो अमाउंट मटेरियल, लेबर, एफओ सब कुछ मिला के ये 500 यूनिट हमें इतने के पड़े थे, और मिसाल के तौर पे वो है 25,000। तो इस एक्सपेंस को हम कहते हैं सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि वो जो 500 यूनिट हमने बेचे हमारे से चले गए, तो हमने क्या किया, फिनिश गुड्स को क्रेडिट कर दिया उतनी मालियत से, कि इतनी मालियत के गुड्स हमसे तो चले गए हैं, क्रेडिट हो गया, लेकिन बदले में एक्सपेंस एक बना, और उस एक्सपेंस को कहते हैं सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी ये जो 500 यूनिट बेचे गए, ये हमारी नजर में या हमें इतने के पड़े थे, 25,000। क्लियर? अब सेल्स जो आप करते हैं वो उतनी मालियत पे तो नहीं कर देते, सेलिंग प्राइस जितने पे आपने बनाया होता है उसके अंदर आप प्रॉफिट रख के ही सेल करते हैं। तो अब जो हम एंट्री करेंगे वो एक्चुअली सेल्स को रिकॉर्ड करने की होगी एट सेलिंग प्राइस। ऊपर क्या था, कॉस्ट पे हमने एंट्री की, सेल्स की हमने एंट्री की कॉस्ट पे, सीजीएस टू फिनिश गुड्स। अब सेल्स की एंट्री करनी है सेलिंग प्राइस पे, आपने बेचे कितने के। आपने ये 500 यूनिट 80 रुपए फी यूनिट के हिसाब से जी बेच दिए, सॉरी 800 यूनिट्स नहीं, 80, हाँ 80 रुपए के हिसाब से आपने बेच दिए 40,000 रुपए। आपने 40,000 रुपए के ये बेच दिए, तो एंट्री क्या हुई आपके पास बेटा, या तो कैश आया अगर कैश सेल्स थी, या अकाउंट रिसीवेबल आया अगर क्रेडिट सेल्स थी। और कितने पैसे आए, 40,000, क्योंकि आपने 40,000 रुपए की ये चीजें बेच दी, और इसके बदले क्रेडिट क्या हो जाएगा, सेल्स। तो ये बड़ी एक क्लासिक एंट्री है, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में भी पढ़ी है, कैश टू सेल्स या अकाउंट्स रिसीवेबल टू सेल्स की एंट्री, सिंपल एंट्री है। तो इस तरह से हुआ क्या, हमारा प्रोडक्ट बना, उसके लिए पहले मटेरियल आया, उस पे लेबर लगी, उस पे एफओएच लगी, वर्क इन प्रोसेस के अंदर गया, वर्क इन प्रोसेस से वो कंप्लीट हो गया, फिनिश गुड्स की तरफ आया, वहां से वो बिक गया सीजीएस और सेल्स के थ्रू अकाउंट से निकल। तो ये फ्लो ऑफ कॉस्ट था जिसके थ्रू हम एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चंस की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ।
जी क्वेश्चन तो कोई नहीं जी। अब आवाज ठीक आ रही है यार? अब तो नहीं आवाज ब्रेक हो रही, ठहरे मैं थोड़ा ना करीब कर देता हूँ। अब आवाज क्लियर है? चले चले जी। अब आप सबको मैंने कल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए भिजवाए थे और आई होप वो आप सबको मिल गए हैं वो क्वेश्चंस। अगर नहीं मिले तो आप सब जी वो क्वेश्चंस निकालें, शाबाश। यार मैं ना अपनी YouTube की वीडियो जो है वो आपके CR और GR के ग्रुप में अपलोड करके शेयर कर देता हूँ, तो आई होप वो आप सबको शेयर कर देते हैं, ठीक है? तो वहीं पे आपको वो लिंक भी चैनल का आ जाएगा, तो देख लीजिएगा वहाँ पे। यार ये तो बड़ी गलत बात है अगर नहीं करते अरसलान। यार स्लाइड्स अभी मैं जैसे-जैसे स्लाइड्स मैं साथ-साथ बनाता हूँ तो स्लाइड्स करने का शेयर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एक ही दफ़ा कंप्लीट करूँगा। हाँ, ये वाली मैं कर दूँगा क्योंकि आज आपका सेशन वेकेशंस तक खत्म हो जाएगा तो आप लोग वेकेशन में इसको रिवाइज़ कर सकेंगे। बिल्कुल आज वाली मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, मॉर्निंग वाला भी जो सीआर है यार, आफ्टरनून वाला भी है, प्लीज़ आप अपने आप को अपने सीआर्स को बोलें कि वो इसको आपके साथ शेयर किया करें, ठीक है जी? चलें, क्वेश्चन निकालें जी। आप सब वो क्वेश्चन निकालें व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप में आप लोगों को क्वेश्चन कल शेयर किया गया था और आपकी बुक का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 4.1 है। अब ये बुक्स के क्योंकि वो भी डिफरेंट हैं, एडिशंस भी मेरे अपने पास इस टाइम 2 पड़े हैं, एक यहाँ साइड पे पड़ा हुआ है, एक ये एडिशन है। तो ये चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ, आप उस हिसाब से बेटा उसका पेज नंबर खोल लें। अगर बुक है आपके पास, वरना व्हाट्सएप आप सबके पास मैंने इसीलिए कर दिया था ताकि सबको मसला ही ना हो। तो बेटा सबने निकाल लिया जी वो व्हाट्सएप का क्वेश्चन? जिनके पास बुक है वो एक्सरसाइज 4.1 निकालें। यार अरसलान मैंने उस ग्रुप में आपके क्वेश्चन शेयर किए थे कल। देखो तो सही आप। हाँ जी, सुहेल अफजल की बुक है जी। ये आप अपनी क्लास को शेयर करें, अगर उनके पास नहीं है जल्दी से मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूँ जी, स्टार्ट करने लगा हूँ। चलें जी, मैं बढ़ रहा हूँ अब क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन इज अ समी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2020 completed the following transactions। ठीक है जी, ये देखें जी, मैं एक आपको आइडिया देता हूँ जिसको अभी तक नहीं आया क्वेश्चन। ऊपर लिखा हुआ है समी सर्जिकल कंपनी कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शंस क्या है इनकी हेडिंग का पहला है मटेरियल परचेज ड्यूरिंग जनवरी 2020, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की ज्यादा से अमाउंट बताई गई है। दूसरी है जी स्टोर के लिए इशू करना, और इस तरह करके देखिए सारी एंट्रीज बताई गई है और इनकी अमाउंट भी बताई गई है, या पेरोल भी आ जाता है। तो फिर इसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है आपकी कि पास द, ये देखो जी, पास द एंट्रीज इन जनरल फॉर्म टू रिकॉर्ड द बुक ट्रांजैक्शन। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन मैं पढ़ने लगा हूँ, आपने इन ट्रांजैक्शंस को अब देखना कि हमने इनकी एंट्रीज कैसे करनी है। चले जी, तो अब बेटा अब आ रही है आवाज। आपने इन ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज देखनी है, ठीक है? आ रही है आवाज? चलें जी, शाबाश। ये क्वेश्चन अब आप निकाल लें सामने। पहली एंट्री है मटेरियल परचेज ड्यूरिंग जनवरी 2020। डायरेक्ट मटेरियल उसमें से 1,40,000 का है
इनडायरेक्ट मटेरियल 20,000 का है, तो टोटल मटेरियल कितना परचेज किया? 1,60,000। टोटल मटेरियल परचेज किया 1,60,000। तो भाई ये पहली एंट्री आपके सामने आ गई। सोल्यूशन अब मैं इसका आपके सामने पेश कर रहा हूं पहली एंट्री का, और पहली एंट्री का सोल्यूशन है मटेरियल की। अगर आपको पहली एंट्री याद हो, मैं दोबारा ऊपर चला जाता हूं जी। मटेरियल की पहली एंट्री ये देखें, जब आप मटेरियल बाय करते हैं तो उसकी एंट्री होती है मटेरियल अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट मिला के। तो यहीं पे हमने किया मटेरियल अकाउंट डेबिट 1,60,000 से और अकाउंट पेएबल क्रेडिट 1,60,000 से। बहुत आसान पहली एंट्री, ठीक है जी, क्लियर है जी। ये दूसरी एंट्री, पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4.1 है, 4.1, क्वेश्चन 4.1। दूसरी एंट्री देखें जी, रिटर्न की अगर कोई हो, अभी तो नहीं है, चले जैसे जैसे आएगा मैं आपको दोबारा बता दूंगा। दूसरी एंट्री होती है अब इशू करना, ठीक है जी, और यानी मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए इशू कर देना, उसकी एंट्री है वर्क इन प्रोसेस टू मटेरियल अकाउंट। चले जी, यहां पे अब दूसरी एंट्री है हमारे पास, डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000 का इशू किया गया। डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000 का इशू किया गया और इनडायरेक्ट मटेरियल 10,000 रुपए का इशू किया गया। डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000 का स्टोर से इशू किया गया और इनडायरेक्ट मटेरियल 10,000 का इशू किया गया। तो बेटा इसकी एंट्री क्या बनी? आपके सामने दो एंट्रीज होंगी, एक है टू रिकॉर्ड डायरेक्ट मटेरियल और एक है टू रिकॉर्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। तो दूसरी एंट्री में पहला कॉन्सेप्ट है वर्क इन प्रोसेस का। तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट 1,20,000 से और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट 1,20,000 से, ठीक है जी। तो ये है हमारी दूसरी एंट्री। हाँ, शाबाश, उमैमा ने बिल्कुल सही बात की है। ये मैं अभी इसीलिए नहीं बता रहा कि आप लोगों को वो मिक्स ना हो जाए, आगे हम जो अगला सवाल करेंगे उसमें इकट्ठा ही करेंगे, ठीक है। ये उमैमा ने बिल्कुल ठीक बात की है। अच्छा चलें जी, हाँ जी, कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, बिल्कुल जी, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको अलग-अलग रखें। पेपर में आप कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं इसको अलग-अलग कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये थी डायरेक्ट मटेरियल के इशू की एंट्री। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल के इशू की एंट्री क्या है? एफओएच कंट्रोल अकाउंट टू मटेरियल अकाउंट, और कितने से? 10,000 से। तो 10,000 का एफओएच डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। ये हो गई। इधर देखें जी आप, मटेरियल की एंट्रियां तीन, पहली ये एंट्री, फिर ये एंट्री और ये इनडायरेक्ट, ये तीनों एंट्रीज हो गई। अब रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कोई रिटर्न मौजूद है? तो उसके लिए तीसरी एंट्री, एंट्री नंबर सी, उसमें क्या लिखा गया है कि डिफेक्टिव मटेरियल्स वर रिटर्न टू द सप्लायर, और उसमें 5,000 के डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न किए गए और 3,000 के इनडायरेक्ट मटेरियल रिटर्न किए गए। 5,000 के डायरेक्ट और 3,000 के इनडायरेक्ट मटेरियल। ये किसको वापस किए गए हैं? ये वापस किए गए हैं सप्लायर को, ये वापस किए गए हैं सप्लायर को, ठीक है। अब इधर देखें जी, पहली एंट्री, रिटर्निंग द मटेरियल टू सप्लायर। क्या एंट्री है? बेसिकली जो पहली एंट्री थी उसी का रिवर्सल, अकाउंट्स पेएबल टू मटेरियल अकाउंट। हाँ जी, वो हारिस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वाउचर पेएबल भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन आप फिलहाल अकाउंट पेएबल याद रखें। ये सारी बातें क्वेश्चन जब करेंगे साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। तो ये देखें जी, अकाउंट पेएबल जो पहली एंट्री थी उसी को रिवर्सल कर दिया। अकाउंट पेएबल 8,000 से डेबिट और मटेरियल अकाउंट 8,000 से क्रेडिट। क्लियर है जी? आगे बढ़ते बेटा, जहां पे क्लियर ना हो ना वहां पे क्वेश्चन खुद ही पूछ लेना। मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि आप सबको क्लियर है। अच्छा, इसके बाद चौथी एंट्री,
अनयूज्ड मटेरियल रिटर्न बाय फैक्ट्री टू स्टोर रूम। अब ये वो वाला मटेरियल है जो कि हमने फैक्ट्री से इशू करवा लिया था, जो दूसरी और तीसरी एंट्री है इसमें हमने इशू करवा लिया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुआ, वापस कर दिया। कितने का वापस किया जी? डायरेक्ट मटेरियल 4000 का वापस किया और इनडायरेक्ट मटेरियल 2000 का वापस किया। ये देखें, एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3 इनका रिवर्सल आ जाएगा। एंट्री 2 का रिवर्सल क्या होगा? ये वर्क इन प्रोसेस टू मटेरियल है, वो हो जाएगा मटेरियल टू वर्क इन प्रोसेस। ये देखें, मटेरियल 4000 से डेबिट और वर्क इन प्रोसेस 4000 से क्रेडिट। इसी तरह तीसरी एंट्री क्या है? एफओएच टू मटेरियल, इसका रिवर्सल हो जाएगा मटेरियल टू एफओएच, इनडायरेक्ट की वापसी। तो मटेरियल 2000 से डेबिट और एफओएच 2000 से क्रेडिट। तो इस तरह बेटा आपने ये सारी एंट्रीज कर ली, ये वाली मटेरियल वाली। ये देखें, मटेरियल फ्रॉम सप्लायर खरीदा और वापस भी कर लिया, 8000 का वापस कर दिया, 1,60,000 का खरीदा। फिर जो इशू हुआ उसमें डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000 का आपका इशू हुआ था। ये देखिए जी, सॉरी, ये 1,20,000 का और इनडायरेक्ट मटेरियल 10 लाख का इशू हुआ था। अब इनकी वापसी जो है 4000 का डायरेक्ट मटेरियल वापस कर दिया और 2000 का इनडायरेक्ट मटेरियल वापस कर दिया। तो ये मटेरियल की सारी एंट्रीज हो गई। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री जो कि पेरोल की एंट्री है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है जिसको गौर से देखें। ये एक ही एंट्री आपको दी गई है, एक ही उसके अंदर बुलेट के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई। इससे आपने पेरोल की 5 एंट्रियां करनी है। तो डाटा क्या है? एंट्री नंबर ई 5वीं एंट्री है, पेरोल डाटा फॉर द मंथ आर एज फॉलोज। डायरेक्ट लेबर 90,000, इनडायरेक्ट लेबर 15,000, सैलरीज ऑफ मार्केटिंग स्टाफ 45,000, सैलरीज ऑफ एडमिन स्टाफ 30,000, टोटल बना 1,80,000। टोटल बना 1,80,000। और उसके बाद डिडक्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 10% ग्रॉस अर्निंग्स, ये बनी 18,000। किस तरह? 1,80,000 का 10% प्रोविडेंट फंड पेबल 18,000 बना, तो नेट अमाउंट पेड है 1,62,000। ये एंट्री थी। ठीक है, ये देखें आप, जिनके पास भी क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन पेरोल डाटा फॉर द मंथ आर एज फॉलोज। ठीक है, और ये वो सारी अमाउंट्स तो मैंने अभी बोली है। ठीक है, अब इनकी एंट्रियां करनी है जी, पेरोल की एंट्रियां पास करनी है। पहली एंट्री पेरोल की है, पेरोल अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड पेएबल एंड पेरोल पेएबल क्रेडिट। तो पेरोल अकाउंट टोटल कितना डेबिट होगा? टोटल से 1,80,000। पेरोल अकाउंट टोटल है 1,80,000। ओके, वो डेबिट कर दिया। उसके बाद क्रेडिट साइड में आपने ब्रेक डाउन करना है प्रोविडेंट फंड पेएबल का और पेरोल पेएबल का। तो प्रोविडेंट फंड क्योंकि 10% है तो 1,80,000 का बना 18,000, इसको आपने क्रेडिट कर दिया। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सारे की सारी आपका पेरोल पेएबल होगी। ये वो अमाउंट है अब जिसके लिए आपने वाउचर भी बनाना है और जिसको पे भी करना है। हाँ, मैंने जो आपको पहले एग्जांपल बताई थी, अच्छा जी, ये देखें, ये है जी पेरोल की जो पहली एंट्री थी उसमें आपके पास इनकम टैक्स भी था। इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या पता हम कोई ऐसे अच्छे मुल्क में पैनमा में रह रहे हो या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रह रहे हो जहां पे टैक्स नहीं होता, तो अच्छी बात है। बट
अगर टैक्स होगा तो वो भी आपने यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है, वो भी आपने यहाँ पे इंक्लूड करना है, ये बात आप याद रखिएगा। फिलहाल हमारे पास क्योंकि इनकम टैक्स नहीं है तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रोविडेंट फंड पेएबल को ही इंक्लूड रखेंगे अपनी एंट्री के अंदर। तो ये आपके सामने एंट्री है पेरोल की, पहली एंट्री पेरोल अकाउंट 1,80,000 से डेबिट, प्रोविडेंट फंड 10% से क्रेडिट 18,000 और बाकी जो बच जाएगा वो पेरोल पेएबल 1,62,000। अब अगली एंट्री का इसको पे करने की तरफ बढ़ते हैं तो पहले इसका वाउचर बनाना है। तो वाउचर बनाने की एंट्री है उसी 1,62,000 को अब आप बना देंगे, डेबिट बना देंगे और वाउचर पेएबल एक नया इशू कर देंगे 1,62,000 का, ठीक है। तो पेरोल अकाउंट पेएबल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ना एक चेंज कर लें, पेरोल अकाउंट पेएबल ये एंट्री बन जाएगी जी इसकी, और 1,62,000 से डेबिट और वाउचर पेएबल 1,62,000 से क्रेडिट। अब तीसरी एंट्री इसको पे करना है, तो पे करने के लिए वाउचर पेएबल जो आपने पीछे बनाया था उसको खत्म कर देंगे और वाउचर पेएबल 1,62,000 का डेबिट और कैश या बैंक जिसके भी थ्रू आप दे रहे हैं उसको क्रेडिट कर दें, ठीक है जी, ये बात भी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है इस पेरोल का ब्रेकडाउन। इस पेरोल का ब्रेकडाउन हमने ये बात की थी जब हम पेरोल की एंट्री पढ़ रहे थे, इधर ये हमने बात की थी कि ये जो पेरोल अकाउंट था ये तो टोटल में था, अब इसको आपने ब्रेक करके डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में लेके जाना है, डिफरेंट अकाउंट्स में लेके जाना है। और उसके लिए हमने बात की थी कि डायरेक्ट लेबर जो है उसको वर्क इन प्रोसेस में लेके जाते हैं, इनडायरेक्ट लेबर को एफओएच में लेके जाते हैं, सेलिंग मार्केटिंग सैलरीज को हम सेलिंग एक्सपेंस में लेके जाते हैं और एडमिन या ऑफिस सैलरीज को हम एडमिन एक्सपेंस में लेके जाते हैं। तो बेटा वही बात यहाँ पे भी अब आपने करनी है इस एंट्री में। जो वर्क इन प्रोसेस है ये 90,000 कहां से आया, अगर आप इधर देखें तो ये डायरेक्ट लेबर, ठीक है जी, ये डायरेक्ट लेबर 90,000 थी, ये वर्क इन प्रोसेस के नाम से डेबिट हो गया 90,000। इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर इसी सवाल में आपको गिवन है 15,000 की, वो एफओएच के नाम से डेबिट हो गया। सेलिंग सैलरीज या सैलरीज ऑफ मार्केटिंग स्टाफ, या आपकी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है सैलरीज ऑफ मार्केटिंग स्टाफ, वो 45,000 से डेबिट होगी। और फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की सैलरीज वो 30,000 रुपए से भी डेबिट होगी। तो ये टोटल बना 1,80,000। ये आपने इस 1,80,000 का ब्रेक डाउन किया है, एक्चुअली इस 1,80,000 का ब्रेक डाउन किया। और फाइनल एंट्री आपकी है कंट्रीब्यूशन की, वही जो प्रोविडेंट फंड पेएबल आपने 18,000 का इस एंट्री में कैलकुलेट किया हुआ है, अब इसको भी क्लासिफाई करके डिफरेंट अकाउंट्स में लेके जाना है, इसको भी अब आपने डिफरेंट अकाउंट्स में लेके जाना है। और इसके अकाउंट्स क्या हैं, हमने उस दिन भी बात की थी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर दोनों का जो अकाउंट है, दोनों का अकाउंट दोनों का अकाउंट जो है वो एफओएच के नाम से ही डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि प्रोविडेंट फंड पेएबल किसी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लग रहा, किसी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लग रहा, तो उसको वर्क इन प्रोसेस का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों केसेस में ये एफओएच ही कंसिडर किया जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर के लिए भी। तो दोनों को अगर आप प्लस करें, वर्क इन प्रोसेस और एफओएच को, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर को, ये बनता है 1,05,000, इसका 10% बना 10,500। और सेलिंग सैलरीज या मार्केटिंग सैलरीज 45,000, इसका 10% बना 4,500। एडमिन एक्सपेंसेस 30,000, उसका 10% बना 3,000। तो इस तरह से आपका 18,000 पूरा हो जाएगा। ये थी पेरोल की 5 एंट्रीज, ठीक है जी, पेरोल की 5 एंट्रीज। अब बढ़ते हैं एफओएच की एंट्रीज की तरफ, और उसके लिए मैं क्वेश्चन आगे पढ़ रहा हूं। जी पार्ट देखें जी क्वेश्चन का,
फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 50% ऑफ लेबर कॉस्ट। सॉरी, ये एफ एंट्री है, एफ एंट्री, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द मंथ। बिल्स फॉर यूटिलिटी, यूटिलिटी कहते हैं बेटा ये बिल्स को, बिजली के बिल को, पानी के बिल को, गैस एटसेट्रा, हीटिंग एंड पावर को, इसको कहते हैं बिल फॉर यूटिलिटी। फैक्ट्री रेंट 24,000 का, डेप्रिसिएशन 10,000 की और इंश्योरेंस 6,000 की। तो बेटा ये टोटल कितना बनता है हमारा एफओएच? 60,000 का। टोटल एफओएच है 60,000 का। तो आपने एंट्री के पास की एफओएच कंट्रोल अकाउंट 60,000 डेबिट, और उसकी डिटेल यूटिलिटीज, रेंट, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सारा कुछ क्रेडिट। तो ये बन गया 60,000, 20,000 प्लस 24,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000, 60,000। तो ये एफओएच की पहली एंट्री थी। दूसरी एंट्री एफओएच की, अब इस एफओएच को आपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाना है। इस एफओएच को आपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाना है, यानी इसको कन्वर्ट कर दें इनटू वर्क इन प्रोसेस, इसको कन्वर्ट कर दें इनटू वर्क इन प्रोसेस। तो कितने से कन्वर्ट करना? अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको आपने कितने से कन्वर्ट करना है वर्क इन प्रोसेस के अंदर। तो बेटा 60,000, 60 का 60,000 आपने नहीं लगाया वर्क इन प्रोसेस में। क्यों? कल मैंने आपको एक बात बताई थी, एक्चुअल और अप्लाइड के दरमियान फर्क। आप एक्चुअली वर्क इन प्रोसेस पे लगा रहे होते हैं साथ साथ अप्लाइड, एफओएच अप्लाइड। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि एफओएच एक टाइम के बाद आपको पता चलती है सारी एक्चुअल एफओएच, आपने तो साथ साथ ही कॉस्टिंग करनी है। तो हम एज्यूम करके एक रेट अप्लाइड एफओएच कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब वो एज्यूम कैसे किया, इसके लिए आपको एंट्री नंबर जी देखनी पड़ेगी। ये देखो जी, मैं आपके सामने कर रहा हूँ एंट्री नंबर जी। यार ये भी बड़ा मुश्किल काम है। ये पूरी फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। इस तरह से आपको एक रेट गिवन है कि जो अप्लाइड एफओएच है वो 50% है किसका? डायरेक्ट लेबर का। तो चलें जी देखें डायरेक्ट लेबर कितनी है। डायरेक्ट लेबर इसी सवाल के अंदर 90,000 की डायरेक्ट लेबर है आपकी, 90,000 की आपको सवाल के अंदर गिवन है। इसका 50% कितना हुआ? 45,000। तो बेसिकली एफओएच अप्लाइड है 45,000। तो आपने एंट्री क्या पास करनी है? वर्क इन प्रोसेस 45,000 टू एफओएच अप्लाइड 45,000। और साथ ही इस एफओएच को अप्लाइड को अब ले जाएंगे कंट्रोल अकाउंट में। तीसरी एंट्री जो हमने देखी थी एफओएच की, एफओएच अप्लाइड को जो ऊपर क्रेडिट किया था अब डेबिट कर दें, और एफओएच कंट्रोल अकाउंट को 45,000 से क्रेडिट कर दें। अब बेटा एक आपके ज़हन में सवाल है, वो बिल्कुल जायज है कि 15,000 कहाँ गया फिर? असल में तो हमारे एफओएच हुए 60,000, तो ये 45,000 है, 15,000 कहाँ गया? उसके लिए अंडर एंड ओवर अप्लाइड का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी फिलहाल के लिए आप रहने दें, क्योंकि पहले ऑलरेडी इतनी एंट्रीज आप पढ़ रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर में, सीजीएस के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये ज़हन में रखें कि हम एक साथ अंदाजे के मुताबिक एफओएच को लगा रहे थे और एक एफओएच असल में लगता जा रहा था। एंड पे क्या होगा, इस अंदाजे और एक्चुअल के दरमियान हमारा एक डिफरेंस निकलेगा और उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब फाइनली एफओएच की एंट्री हो गई। अगली एंट्री है जी फिनिश गुड्स की। तो अगला एच पार्ट देखें, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ वाज ₹2,25,000, यानी 2,25,000 मालियत के गुड्स कंप्लीट हो गए। फिनिश गुड 2,25,000 डेबिट और वर्क इन प्रोसेस 2,25,000 क्रेडिट। अगली एंट्री सेल्स की, आई पार्ट देखें जी, फिनिश गुड्स कॉस्टिंग ₹200,000 वर सोल्ड फॉर ₹250,000, यानी जो 2 लाख मालियत के गुड्स थे वो आपने बेच दिए कितने में? 2,50,000 में। और सेल्स ₹150,000 वाज फॉर कैश एंड 100,000 वाज ऑन क्रेडिट। तो देखें जी, सीजीएस 2 लाख डेबिट, फिनिश गुड्स 2 लाख क्रेडिट। कितनी मालियत के थे, बेचे कितने के? 2.5 लाख के। तो सेल्स 2.5 लाख क्रेडिट, लेकिन हमें कैश भी आया और अकाउंट रिसीवेबल भी बने। तो एंट्री देखें, 1.5 लाख कैश, अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख डेबिट और सेल्स 2.5 लाख की क्रेडिट। तो इस तरह से बेटा आपने
कोड्स बनाए, उसमें से 2,25,000 के कंप्लीट हो गए, उसमें से 2 लाख की मालियत के बिक गए और कितने के बिके? 2.5 लाख रुपए। तो चलो जी, ये मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी। ये मैं एक रिकॉर्ड करके ना एक और क्वेश्चन इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वो भी देख लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपने खुद करना है, दूसरा क्वेश्चन आपने खुद करना है बेटा, ठीक है। तो तब तक के लिए